लगाकर कहा गया ये लो, इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। कि मुस्लिम लड़कियों की तुम तस्वीर लगाकर उनकी बोली लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे। धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सभी हस्ती से मिटा दो, और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बातें हम भी करते हैं। ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्टी उठाकर मैं तुमको लाकर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुनकर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा और हमारा हक भी मिलेगा। कोई उठकर कहेगा कि बताओ ऐसी तुम ये बात कैसे कर सकते हो कि क्या इज्जत नहीं मिली, क्या डिग्निटी नहीं मिली? तो मैं उनको जवाब में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सभी हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही है? और किसी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास की बकवास बकते रहे। इख्तियार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तियार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई, कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, ना मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायतमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक
कौम को, एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो, न नरेंद्र मोदी होश में आती है। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई, हद ये हो गई कि 1 जनवरी के दिन मुसलमान बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फोटो लगाकर उनका हर्राज किया गया, उनकी फोटो लगाकर ये तमाम के तमाम मुस्लिम लड़कियां एक से एक काबिल, पढ़ी लिखी है, शरीफ है, नेक है, सोमो सलात के भी पाबंद है, मगर जब वो 16 जनवरी की 1 तारीख कोट कर देखती है तो पूरे सोशल मीडिया पर ये तमाम मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर कहा गया ये लो, इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। बताओ जालिमों, क्या इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था कि मुस्लिम लड़कियों की तुम तस्वीर लगाकर उनकी बोली लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की मां नहीं है? अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि वो जो बदायूं का बच्चा जो जेएनयू से गायब हो गया, उसकी 65 साल की मां की फोटो लगाकर भी जालिम बोल रहे हैं इसको बेचने तैयार है, खरीदो। नजीब की मां की तस्वीर लगाई गई। नरेंद्र मोदी, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन नो, दोस्त नहीं हो तुम। अगर आप दोस्त हैं मोदी जी तो बोलिए इस पर। आपका मिनिस्टर बोला नहीं, मेरा प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। नजीब की मां 65 साल की, आपने तो ट्रिपल तलाक में बड़ा बोला था, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें, अब कहां गई वो मोहब्बत बताओ आप? मुझे यकीन है कि शाम के 6 बजे से जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। ये पूरे के पूरे पप्पा जी के बेटे हैं, बात इसमें बहुत अच्छे भी हैं, मगर एक कोई पकड़ेंगे देखना। मैं बोला इसलिए कि तुम चलाना ये बात। बताओ कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था ट्रिपल तलाक में भाइयों बहनों मुस्लिम महिलाओं के लिए कर रहे, कहा था ना? नहीं कहा था कि मुस्लिम हमारी बहनें परेशान हैं, बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। बोले नहीं, महिलाओं को ऐसा बोल देते 3 बार, आपको मालूम ही नहीं। अब आप मोहब्बत कहां गई? बच्चियों का हर्राज हो रहा है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला बच्ची है, पायलट है, पायलट प्लेन चलाती है, उसकी फोटो डालकर कहा गया इसको खरीदो। क्या भारत के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? कब बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या तुम मुसलमानों के इन बच्चियों
एक लफ्ज तो बोल सकते थे कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की नरेंद्र मोदी उसको पकड़कर जेल में डालेगा, मगर बोलते नहीं है कुछ भी, बोलते नहीं है कुछ भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात मंजलिस जब कहती है तो सबको तकलीफ पहुंच जाती है। अब इसे बताइए, इससे भड़काऊ भाषण क्या है? अब कल से आप देखेंगे, बल्कि आज से शाम के 7 बजे से बीजेपी का आईटी सेल, जो बेचारे एक ट्वीट पर 2 रुपये मेरे नाम की खैरात इनको मिलती है, अब बनाएंगे। ओवैसी ने यह कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री को कहा हूं, मुझे संविधान में इख्तियार है, तुमको चमचागिरी करना है करो। मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है? अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, वो मेरी बेटी नहीं होगी मगर मेरी बेटी और बहन की तरह तो है। क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या हमारी बच्चियों की फोटो डालकर उनकी बोली लगाई जाएगी? ये भारत में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों, पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा। वो जो मुस्लिम महिला पायलट है, मुसलमान है, यूपी की है, इससे पहले भी इससे हरकत की गई, पुलिस में कंप्लेन दिया मगर यूपी की पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर वही बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई फेसबुक लिख दे, अगर अमित शाह के बारे में कोई लिख दे, मोदी के बारे में कोई लिख दे, तो पुलिस पहुंचकर उसको जेल को पहुंचा देगी। यही तो मेरी लड़ाई है। अगर मोदी की इज्जत है तो मुस्लिम बहनों की भी इज्जत है, अगर योगी आदित्यनाथ की भी इज्जत है तो मेरी बहनों की उससे ज्यादा इज्जत है, अगर अमित शाह की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। भारत के संविधान में सब बराबर है, तुम्हारी इज्जत बढ़ के मेरी इज्जत कम नहीं है, इज्जत सबकी बराबर है। ये लड़ाई इज्जत की है, अजमत की, आपको साथ देना है मजलिस का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब कोई लोग बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा, अच्छा इनके दिमाग में एक 4-4 शादियां करते हैं लोग। बताओ बेटा दो, हम एक में परेशान हैं, नहीं 4-4 गाँव, बताओ क्या बेटा है? कुछ गाँव बेटा है तो बताओ। अरे एक से ही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए जज्बात में शादियां बहुत करते हैं। वो दूसरा क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग। कहां देखा बताओ ना, TFR रेट पूरे देश का गिर गया। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते, मगर ये बोलेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तुमको मालूम? पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम महिला ने बनाई। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई, उसका नाम क्या था? फातिमा अल फिक्री। फातिमा अल फिक्री था मौजूदा मोरक्को में। यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला। और फिर ये बोलते नहीं मुस्लिम औरतों को दबा दे, तुमको नहीं मालूम जंगे अहद में फारूक आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना। जंगे अहद में फारूक आजम का ये फरमान है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिन्ते काब को देख रहा था। फारूक आजम कह रहे जिसको देखकर शैतान भाग जाता था। और आप हमको कहते हैं दबाते। फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट? उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्ला। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी।
उसका नाम हज़रत सुमैया था। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तुम जानते नहीं हो हमारी तारीफ को। याद रखो, हमारी बहनों ने निकला CNRC में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी बच्चियों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओं से, हमारी बीवियों से, तो फिर ये महिला आगे निकलेगी। इस बेइज्जती का जमहूरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप वोट नहीं देते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी RSS की आइडियोलॉजी से वाबस्ता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फिर अब ये चलाएंगे कि ओवैसी ने कहा, अरे दीवानों, मैंने नहीं कहा। ये मिजोरम के एक गवर्नर साहब है, उनका क्या नाम है? सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि मैं मोदी से मिला था किसानों के मसले में। मैंने कहा, मोदी जी, आपकी वजह से 500 किसान मर गए। तो मोदी ने कहा, मेरी वजह से मरे? ये सत्यपाल मलिक होगा, गवर्नर के पोस्ट पर है, वो कह रहे। फिर मोदी कहते, मेरा मोदी से झगड़ा हो गया। फिर मोदी ने कहा, जाकर अमित शाह से मिलो। मैंने अमित शाह से मिला। ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज है, मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है। तुमको अगर केस बुक करना है तो सत्यपाल मलिक A1 मैं A2। सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं जाकर अमित शाह से मिला। तो अमित शाह ने क्या कहा? मैं अगर लफ्ज को बोलूंगा तो फिर बोलेंगे वो बोला ही नहीं। बोला मेरा क्या हिंदी का वर्ड क्या है कि मेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है, मगर सत्यपाल मलिक और अमित शाह ने जो कहा मोदी के बारे में, क्या कहा उसने, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। ये संघ परिवार के लोग खामोश बैठेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि इन हालात पर आपको नजर रखना है। याद रखिए, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी जिस तरह ठाकुरों ने योगी को अपना नेता मान लिया, जिस तरह यादवों ने मुलायम सिंह साहब को और अखिलेश को अपना नेता मान लिया, जिस तरह चौधरी चरण सिंह से लेकर अब जयंत चौधरी तक जाट बोलता है कि ये मेरा जाट है, जिस तरह बाघेलों ने बाघेल को देखकर अपना नेता मान लिया, जिस तरह ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, वो मंत्रिमंडल में आज भी होम मिनिस्टर है, जिस तरह कुर्मियों ने अनुप्रिया को अपना नेता मान लिया, जिस तरह राजभरों में बीजेपी के नेताओं को मान लिया। अब बताओ, जब ये सब लोग अपने अपने नेता को बनाए, अपना हिस्सा ले रहे, और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जब अपना हिस्सा लेने की बात ओवैसी करता है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता। बीजेपी कहती है कि ओवैसी जो बात कर रहा है उससे फिरकापरस्ती बढ़ेगी। अरे तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे इख्तियार में हमारी बच्चियों की बेचने की बोली लगाई जा रही है। तुम्हारे सरकार में तुम्हारा मंत्रिमंडल का मिनिस्टर का बेटा 4 लोगों को अपनी गाड़ी से कत्ल कर देता है, उस पर तुमको तकलीफ नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझ रहे कि 19% है, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपकी कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तुम बड़े नारे लगा लो, तुम बड़ा सीना तान लो, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं, तुम्हारे वोट की भी अहमियत नहीं है। इसीलिए क्योंकि तुमने अपना नेता नहीं बनाया। कौन है तुम्हारा नेता? नाम बोलो मुझे। क्या आपके यहां के मौजूदा विधायक आपके नेता हैं? फिर
शर्माओ मत। क्या हाजी रिजवान नेता है मुसलमानों के? वो समाजवादी के नेता है, मुसलमानों के नहीं है। तो आपको समाजवादी का नेता चाहिए या आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए तो फिर हिस्सेदारी कैसे हासिल करेंगे? कैसे हासिल करेंगे? वोट डालना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा अपने अपने उम्मीदवारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत की, ये लोकशाही की तल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। आज आप देख लीजिए, अमित शाह मुरादाबाद आए थे। मुरादाबाद आकर बड़ा बोले, वो क्या बोले? निजाम की बात की अमित शाह। अंग्रेजी में इनसे कहा नसीमुद्दीन, आई से इमरान, एस और ए से कह दिया आजम, जेड और ए से आजम कह दिया। अमित शाह साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज है, और राज के माने, आर के माने क्या है? रिश्वत। ए के माने अजय मिश्रा, जे के माने जातिवाद। आप निजाम की बात करते हैं और अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद में आकर कहे कि बीजेपी ने विकास किया, व्यापार हुआ और सांस्कृतिक विरासत को बचाया। अमित शाह साहब, ये सांस्कृतिक विरासत क्या हमारी बच्चियों की बोली लगाना है? बताओ। फिर आप कहते हैं कि व्यापार, अरे व्यापार करने वाले, ये मुरादाबाद का जिला है, यहां पर पीतल नगरी कहा जाता है। आपके लॉकडाउन ने, आपके जीएसटी ने, आपके डिमोनेटाइजेशन ने उस कारोबार को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। साबुन से लेके बनियन तक जीएसटी आ चुकी है। फिर भी अमित शाह बोलते व्यापार। अच्छा, विकास, कौन सा विकास हुआ अमित शाह? बताओ योगी आदित्यनाथ, बताइए नरेंद्र मोदी। 2017 में बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी जाएंगी। कहा था ना? 70 लाख। अब आप में से कोई हाथ उठाकर बताओ कितनों को नौकरी मिली? एक को तो मिली होगी, वरना इल्जाम मुझ पे डालेंगे कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण कर दिया। अच्छा, कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। कितनों को चाहिए नौकरी? नीचे रख दो हाथ। अब ये उंगली उठाओ। जब वोट डालने जाओगे, जहां पर पतंग देखेगा उसको दबा दबा के, ये बाबा को जब मालूम होगा। 70 लाख नौकरियों का वादा किए। आपको मालूम, 7 फरवरी 2020 को असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी कहती है विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में। कितना झूठ बोलेंगे मोदी और योगी? आप 6 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते, आपने 70 लाख कहा था। नौकरी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? निजाम की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे। अरे गरीब बच्चों को नौकरी क्या दी तुमने, बताओ? उसका कोई जिक्र नहीं होता। अमित शाह ने विकास की बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन में एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। 6 जिलों में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और यहां के 6 जिलों के बच्चों को बरेली जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। अमित शाह कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? और फिर यहां पर इसी जगह पर आपने ये बात कही थी कि डिग्री कॉलेज चाहिए बच्चियों को कुंदरकी में। डिग्री कॉलेज आया? आपके विधायक से जाकर पूछेंगे
तो वो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा रोड तो बना देते, ये रोड तो बना देते, इसमें खड्डे नहीं है, इसमें खड्डे हैं ना बाबा किए ना विधायक साहब किए। अब दोनों मिलकर बोलेंगे नहीं, ओवैसी की बात का यकीन मत करो, वो जज्बात में लाता है लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि हम पर इल्जाम लगाने वालों, जरा ये तो बताओ कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ? डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार ठप होकर रह गया, मगर बीजेपी को उसकी फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री बोले देखो मैं तो फिट हूं, एक्सरसाइज कर। प्रधानमंत्री माशाल्लाह बहुत फिट है, हम जानते हैं, मगर नौजवान भारत का अनफिट हो चुका है, नौकरी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही है। और फिर आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, आप आने वाले विधानसभा में मंदरिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो ये रेलवे स्टेशन के पास जमीन है, मंदरिस का विधायक कामयाब होगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उस जमीन पर इंशाअल्लाह ताला स्पोर्ट्स का स्टेडियम मंदरिस का विधायक बनाएगा। आप मंदरिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये जो डिंगरपुर की रोड है इंशाअल्लाह ताला वो भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आपके विधायक साहब को तो प्लाटिंग और जमीन बेचने से भी खुशी में है, वो बेचारे माशाल्लाह जमीन बेचने में माहिर है, माशाल्लाह प्लाटिंग करने में तो उनका कोई सानी नहीं है। मगर विधायक साहब को न डिंगरपुर की रोड की फिक्र, न रेलवे स्टेशन के बाजू जो जमीन है स्टेडियम की फिक्र, मगर यही बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जब बच्चा छोटा रहता है ना तो लोग बोलते सो जाओ वरना वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, अब बच्चा मर्द बन चुका है, अब बच्चा सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, अब बच्चा अपने फैसले खुद कर सकता है। अब बच्चे में सोच पैदा हो चुकी है कि जब आपको वोट डालने से आपकी जात और बिरादरी मजबूत होती है तो फिर 19% मुसलमान क्यों मजबूत नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। मुरादाबाद के जिले में आया हूं तो कोई विकास की बात नहीं, ये टीवी वाले खामखा बाइपोलर, कोई बाइपोलर नहीं है, बाइपोलर और ये सेकुलर लिबरल लोग, तुमको अल्लाह ने आंखें दी, दिमाग दिया, सोचते क्यों नहीं हो? तुम क्यों धोखा दे रहे हो इन मुसलमानों को? क्या तुम ये क्यों नहीं कह देते कि रात बड़ी लंबी अंधेरी रहने वाली? हाँ, इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई हैं जो आज भी भारत के संविधान को मानते हैं, मगर इस अंधेरी रात में उनका मौकफ एक जुगनू की तरह है। जो जुगनू अंधेरी रात में चमकता है ना, उस तरह से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में कहा गया, CSGS का सर्वे, कि 44% मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि उनके गैर मुस्लिम दोस्त उनसे भेदभाव करते हैं। बताओ वो नौजवान जो कौम और मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या लेकर आगे बढ़ रहा है? 2019 के चुनाव में क्या अखिलेश और BSP एक नहीं हुए? दोनों एक होकर लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। बताओ फिर कहां बीजेपी क्यों इतना जीत गई? इसका कोई जवाब नहीं है, मगर ये अपने आप को सेकुलर और लिबरल कहने वाले लोग जो हर टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं, इनको एक लिफाफा मिलता है, उस पर शुरू हो जाते। जब हम मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इनको लगता है कि MIM पार्टी लड़ाने की बात कर रही है। मैं लड़ाने की नहीं, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा,
जैसा कि ब्राह्मणों को मिला, ठाकुरों को मिला, यादवों को मिला, कुर्मियों को मिला, बाघेलों को मिला, राजभरों को मिला, निषाद को मिल रहा है, बताओ फिर मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा? और मुसलमानों का प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो लोग आते हैं वो बड़े दौलतमंद होते हैं। वो जब जीत भी जाते तो उनको मुसलमानों से मतलब नहीं रहता, उनको अखिलेश की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको बहन जी की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको राहुल गांधी के आगे चापलूसी करने से मतलब रहता है। बीजेपी के पास तो खैर वो कभी मुसलमान को टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के पास 300 एमपी में एक भी मुसलमान एमपी नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस का जो उम्मीदवार होगा आप उसके हक में दुआ करिए, उसको कामयाब करिए, अपने वोट से कुंदरकी में अपने विधायक को बनाइए। यकीनन हमारा पूरी कोशिश यह है कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने उत्तर प्रदेश में, दोबारा योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। मगर याद रखो, मुझे अपना हिस्सा भी चाहिए। मैं 60 साल तक कांग्रेस को अपने कंधों पर बिठाया हूं, मैंने 60 साल तक समाजवादी, बीएसपी सबको वोट दिया, मगर इन सब ने क्या किया? सत्ता हासिल किए, हमको हिस्सा नहीं मिला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए और बीजेपी को शिकस्त दीजिए, मगर मजलिस को उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो लोग बोलते हैं ना कि इन्हें एक होकर वोट दो, अरे हम तो एक होकर ही वोट दे रहे हैं कि 2019 में 75% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। आप क्यों एक नहीं होते? आपने तो मोदी को अपना नेता बना लिया, आपने तो योगी को अपना बेटा बना लिया, आपने शाह को गले से लगा लिया, और जब ओवैसी आकर हिस्सेदारी की बात कर रहा है तो कह रहे नहीं नहीं बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी नहीं भी आ सकती है इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, कौन लड़ेगा बीजेपी से? मजलिस को मौका दीजिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।